तो एनसीईआरटी में सॉलिड स्टेट चैप्टर में जो लास्ट में अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, इनको 1 बाय 1 देखते हैं। तो जैसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, अक्रिस्टलीय पद को परिभाषित कीजिए, अक्रिस्टलीय ठोसों के कुछ उदाहरण दीजिए। तो अक्रिस्टलीय मतलब ऐसे ठोस जिनमें कोई ऑर्डर नहीं होता, उनके कण इधर उधर पैक होते हैं। तो प्लास्टिक, रबर, लकड़ी, ये सब अक्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण हैं। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, कांच क्वार्ट्ज जैसे ठोस से किस प्रकार भिन्न है। तो कांच एक अक्रिस्टलीय पदार्थ है, उसको अतिथित द्रव भी कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं, और वो जो है एक मिश्रण भी है। जबकि क्वार्ट्ज SiO2 के यूनिट से बना हुआ वो एक क्रिस्टलीय पदार्थ है, तो उसको पिघला करके उसमें चेंज कर सकते हैं। फिर ये नीचे तीसरा प्रश्न जो दिया हुआ है, इसमें P4O10 आणविक ठोस है, क्योंकि ये सब अणु होते हैं इसमें अविकर्ण। P4 भी आणविक है। रुबिडियम Rb मेटल है, इसलिए वो क्रिस्टलीय ठोस है। और धात्विक ठोस है। अमोनियम फॉस्फेट आयनिक ठोस है। प्लास्टिक है, ये आणविक ठोस है। SiC नेटवर्क ठोस है, सहसंयोजक है। ग्रेफाइट भी क्रिस्टलीय है और नेटवर्क है। I2 और I2 आणविक ठोस है। पीतल भी मेटालिक है, धात्विक है। तो नेक्स्ट प्रश्न, उपसंयोजन संख्या का क्या अर्थ है। तो उपसंयोजन संख्या मतलब निकटस्थ यानी स्पर्श करने वाले एटम कितने होते हैं। तो पैकिंग में किसी कण को जो उसके निकटवर्ती कण जो उसको टच कर रहे होते हैं, वही उसकी उपसंयोजन संख्या होती है, सबसे इस निकट पड़ोसियों की संख्या। तो एक CCP में एक घनीय CCP, पहला जो का है वो CCP है, इसका मतलब वो FCC है। तो उसमें 6 परमाणु टच होते हैं। CC उसमें उपसंयोजन संख्या 6 होती है। BCC में 8 होती है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, यदि आपको किसी अज्ञात धातु का घनत्व एवं विमाएँ ज्ञात है एक कोष्ठिका की, तो इसमें तो घनत्व का सूत्र इस्तेमाल करेंगे, D = Z/m/a³ तो उससे कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, किसी क्रिस्टल की स्थिरता उसके गलनांक के परिमाण द्वारा प्रकट होती है। तो ये सही बात है, क्योंकि क्रिस्टल का गलनांक तब अधिक होता है जब उसके अवयवी कणों के मध्य आकर्षण अधिक होता है। तो ये आकर्षण बहुत प्रकार का होता है, सहसंयोजक बंध, वांडर वाल फोर्सेज, हाइड्रोजन बंध। तो ये जल, एथिल अल्कोहल, डायथिल ईथर, मीथेन में जल और एथिल अल्कोहल में हाइड्रोजन बंध होते हैं। डायथिल ईथर में डायपोल डायपोल फोर्सेज होते हैं और मीथेन में वांडर वाल फोर्सेज होते हैं केवल। तो इस प्रकार इसमें मीथेन का सबसे कम गलनांक होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न में है विभेद बताना है, डिफरेंस। तो HCP और CCP का निबिड़ संकुलन मैं एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि किस प्रकार HCP की पैकिंग होती है और CCP की पैकिंग होती है। फिर क्रिस्टल जालकों में एक कोष्ठिका भी क्रिस्टल जालक, तो पूरा क्रिस्टल का बहुत सारे जालक बिंदुओं का पूरा अरेंजमेंट है और एक कोष्ठिका में एक निश्चित पैटर्न का यूनिट है। फिर चतुष्फल की रिक्ति और अष्टफल की रिक्ति भी बता चुका हूँ। फिर 8वां प्रश्न है FCC, इनमें सब में जालक बिंदु बताना है। तो FCC में आप जानते हैं कितने जालक बिंदु होते हैं, 8 और 6 14। और फलक केंद्रित चतुष्कोणीय में भी कितने होते हैं, इसमें 8 और 6 14। अंतः केंद्रित PCC में कितने होते हैं, 8 होते हैं। और इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, समझाइए धात्विक एवं आयनिक क्रिस्टलों में समानता एवं विभेद का आधार। तो विभेद का आधार क्या होता है, वो बंध होते हैं, उसमें धात्विक बंध, उसमें आयनिक बंध। और आयनिक ठोस कठोर एवं भंगुर होने के कारण उसमें प्रबल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है धनायनों ऋणायनों के बीच। तो नेक्स्ट प्रश्न है संकुलन क्षमता पैकिंग। तो SCC की पैकिंग आप जानते हैं 52.4% संकुलन क्षमता होती है। अंतः केंद्रित BCC की 68% और FCC की 74%। फिर नेक्स्ट प्रश्न में डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। डेंसिटी नहीं, इसमें R और A के बीच रिलेशन लिखेंगे FCC का, जो कि होता है R = A/√2√2। तो उसमें ये मान रख देंगे। फिर नहीं, घनत्व का भी सूत्र लगाना पड़ेगा। तो
तो D इज इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू Na लगा के कर लेंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, एक घनीय ठोस दो तत्वों P एवं Q से बना है, तो इसमें भी Q जो है कोनों पर है इसलिए एक एक है, P सेंटर में इसलिए एक है, तो सूत्र PQ होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न में हम घनत्व का सूत्र लगाएंगे और फिर नेक्स्ट प्रश्न में अष्टफल की रिक्ति के लिए R तथा कैपिटल R में रिलेशन जो कि R अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू 0.414 होता है, इसको हम प्रूव कर चुके हैं एक वीडियो में, तो उसको देख लीजिए। फिर नेक्स्ट प्रश्न में भी घनत्व का सूत्र इस्तेमाल करना है, D इज इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू Na, तो उसमें मान रखने पर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, ये है अरस समीकरण मितीय यौगिक का एक उदाहरण है NiO, जिसमें Ni 0.98 है, O 1.00, तो इसको Ni 98 और O को 100 मान लीजिए। तो O अगर 100 है तो इसका मतलब है उस पर टोटल चार्ज कितना है, 100 दूना 200, एक O पे 2 माइनस होता है तो 200 माइनस चार्ज है। और Ni पर Ni 98 है, लेकिन इसमें कुछ Ni डबल प्लस है, कुछ Ni ट्रिपल प्लस है, तो x मान लेते हैं Ni प्लस प्लस को, तो ये 2x हो गया, और 98 माइनस x मान लेते हैं Ni ट्रिपल प्लस को, तो वो 98 माइनस एक्स इंटू 3 हो गया। फिर दोनों को जोड़ लेंगे प्लस वाले, उसको माइनस के इक्वल कर देंगे, इस तरह से x का मान आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है अर्धचालकों के बारे में, वो भी बता चुके हैं वीडियो में, उसको देख लीजिए। नेक्स्ट नॉन स्टोइकियोमेट्रिक Cu2O में, तो ये भी जो है एक धातु न्यूनता वाला दोष है जिसमें छिद्र बन जाते हैं, तो ये P प्रकार का अर्धचालक का काम करता है। और नेक्स्ट फेरिक ऑक्साइड HCP में संकुलित है, तो HCP का रैंक 6 होता है, यानी ऑक्साइड आयन 6 जगह है और फेरिक आयन जो है 3 जगह में से 2 जगह है, मतलब यानी टोटल 6 में से 4 जगह हैं, तो 4 Fe हो गए और O6 हो गए, तो Fe2O3 रेशियो हो गया 2:3। फिर नेक्स्ट में IN से G की डोपिंग हो रही है, तो ये P टाइप और दूसरा भी P टाइप बन रहा है। फिर नेक्स्ट में हम सूत्र लगाएंगे R और A के बीच का, जिसमें ये FCC में है, तो FCC का सूत्र होता है R इज इक्वल टू A/2√2, तो इसमें R दिया हुआ है, A निकाल लेंगे। नेक्स्ट है बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक एवं अवरोधी, तो बैंड थ्योरी को मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है, उस वीडियो को देख लीजिए। और कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड में जो गैप होता है उसी के आधार पर अंतर होता है। इन चारों की डेफिनीशन और इनको लिखना है, तो ये भी देख लीजिए, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। फिर ये नेक्स्ट है, एक एल्यूमिनियम घनीय निबिड़ संकुलित संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है, तो इसका अर्धव्यास दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, तो इसमें सूत्र लगा देंगे। CCP मतलब ये FCC का है, तो FCC के लिए R और A का रिलेशन लगा के A निकाल लेंगे। फिर एक यूनिट सेल का आयतन कितना होता है A³ और फिर उसको डिवाइड कर देंगे, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को A³ से डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ़ यूनिट सेल निकल आएंगी। तो इस तरह से ये सारे प्रश्न में एक प्रश्न और नीचे 2 प्रश्न और बचते हैं। NaCl को SrCl2 से डोपिंग की जा रही है, तो इसमें 2 Na हटेंगे, SrCl2 की जब अशुद्धि मिलाएंगे तो 2 Na में से 1 Na की जगह Sr लेगा, तो उतनी ही रिक्ति बनेगी, यानी 10⁻⁻2 मोल परसेंट 3 मोल परसेंट बनेगी, तो उसको सॉल्व कर लीजिए, यानी 10⁻⁴ इंटू 1 मोल अपॉन 100, तो रिक्ति आ जाएगी। फिर नेक्स्ट है लौ चुंबकत्व, अनुचुंबकत्व, फेरी चुंबकत्व, इन सबको परिभाषित करना है। तो ये चुंबकत्व डिपेंड करता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, तो ये जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा लौ चुंबकीय होगा, क्योंकि एक टाइनी इलेक्ट्रॉन, एक छोटा इलेक्ट्रॉन एक छोटे चुंबक की भांति कार्य करता है। तो ये लौ चुंबकत्व जैसे लोहा है उसमें बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर लास्ट में 4:3d6 आता है, तो उसमें 3D में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है कि उसमें ज़्यादा चुंबकत्व है। उसमें जो उसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं उनका जो डाइपोल मोमेंट है वो सब एक दिशा में होता है, तो ज़्यादा होता है उसमें। एक सिरा नॉर्थ पोल, एक सिरा साउथ पोल का काम करता है। फिर अनुचुंबकत्व भी चुंबकीय लक्षण वाला होता है, लेकिन इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। फेरी चुंबकत्व में
युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो अधिक होती है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था जो है कुछ इधर को कुछ इधर को असमान संख्या में होने की वजह से नेट डायपोल मोमेंट कम ही होता है। और प्रति लौह चुंबकीय में ये एंटीफेरी है मैग्नेटिज्म, तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन एक दिशा में होंगे जिनका डायपोल मोमेंट, उतने ही दूसरे डायरेक्शन में होंगे। तो इसकी वजह से इक्वल हो जाने की वजह से इसमें कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगी। फिर नेक्स्ट है 12 से 16 वर्ग में ये डी ब्लॉक के तत्व आते हैं, संक्रमण तत्व आते हैं। और 13 से 15 में ये बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली के तत्व आते हैं। तो ये इसमें धातु, अधातु, उपधातु सब हैं। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने